5. Welcome back to GK class. Today I am going to teach you lesson 5, plant ecology. Plant ecology is a sub-discipline of ecology which studies the distribution and abundance of organisms on the earth. It is shaped by both biotic living organisms and abiotic non-living or physical factors. Ecology addresses the full scale of life from tiny bacteria to the entire planet. Ecologists study many diverse and complex relations among species. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट इकोलॉजी कहाँ से आया है? इकोलॉजी से अंडर आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड नो दैट व्हाट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी टर्म एड्रेसेस द फुल स्केल ऑफ लाइफ फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू एंटायर प्लांट. ये इकोलॉजी के अंदर एक टाइनी बैक्टीरिया से लेकर पूरे प्लांट जितने भी टाइप्स के प्लांट होते हैं, प्लांट्स साथ में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब अंडर इकोलॉजी आ जाते हैं. लाइक एनिमल्स, वो भी डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरिया जो होते हैं जो हम लोगों को दैट ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेकेड आइज. एंड एंटायर प्लानट पे जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइफ स्केल फॉलो करते हैं, वो सब इकोलॉजी के अंडर. इकोलॉजी एड्रेस फुल स्केल ऑफ लाइफ फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू द एंटायर प्लानट. जितने भी एंटायर प्लानट पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनकी सबकी लाइफ स्केल, उनकी लाइफ चेन, साथ में उनका फूड, ये सब रिलेटेड इकोलॉजी से होता है. और जो इसको स्टडी करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट. इकोलॉजिस्ट स्टडी मैनी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशन अमंग स्पेशीज. और इकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है कि इन सब जो स्पेशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे एक दूसरे से आपस में स्पेशीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है, इन स्पेशीज़ का किस जीन से आते हैं, किन फैमिली बैकग्राउंड से, जो भी उन लोगों का लास्ट टाइम मैंने बताया था स्पेसिफिक जीन्स होता है हर ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिक स्पेशीज़ होती है हर किसी की, तो वो क्या किस स्पेशीज़ से आते हैं, कौन से जीन्स है उसमें, तो ये सब इकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. प्लांट इकोलॉजी के तो सिर्फ प्लांट इकोलॉजी के अंडर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ओनली प्लांट्स, अबाउट प्लांट्स, कौन से प्लांट्स एक दूसरे से रिलेटेड है. सब डिसिप्लिन ऑफ इकोलॉजी विच स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. अबंडेंस इट इज़ शेप्ड बाय बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. इसके अंदर कौन आ जाते हैं? एबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिंदा हैं, लिविंग है. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और एबायोटिक बायोटिक्स तो समझ ही गए होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग के क्या अदर अदर फैक्टर्स होते हैं, कैसे उनको अलग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. डिसिप्लिन ऑफ इकोलॉजी विल स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. इकोलॉजी क्या स्टडी करता है कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टाइप्स ऑफ प्लांट, और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किससे प्लांट्स को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एनिमल्स को क्या उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ से, जो भी उनका फूड का प्रोसेस है जो, तो ये सब कुछ प्लांट इकोलॉजी के अंदर आ जाए टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स. और जो फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी थे वो थे एग्यूजीन ऑडम. ये फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी के नाम, इन्होंने प्लांट इकोलॉजी के बारे में स्टडी किया था और उसके बारे में लोगों को अवेयर किया था. अब फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, डैश सीक टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर ए बायोटिक इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो अप्लाई दिस नॉलेज टू द मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, communities and the ecosystem and the service they provide. और कौन? those who study how organism कैसे एक दूसरे से interacted हैं और कैसे एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे इंटरैक्ट हैं, कैसे कनेक्ट हैं, एंड अप्लाई नॉलेज टू मैनेजमेंट एंड पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम. एंड दे अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को लोगों के साथ, दे अप्लाई इन रियल लाइफ एंड इकोसिस्टम एंड दे सर्विस दे प्रोवाइड. और इस नॉलेज को यूज़ करते हैं मैनेजमेंट और पॉपुलेशन के साथ यूज़ करते हैं, तो इनको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट.
The science dealing with the relation of individual species to its environment is called. कौन सी ऐसी साइंस है जो पार्ट ऑफ साइंस जिसमें कहाँ क्या डील किया जाता है? स्पेशीज टू इट्स environment, relationship, दे स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी स्पेशी हैं तो उनका इन्वायरमेंट पे क्या रिलेशनशिप है हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये बोलते हैं, इनका आंसर यहाँ पे लिखना है ऑर्टिकोलॉजी. द साइंस विच डील विद ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड. साइंस का पार्ट जो डील करता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, की प्लांट्स हर जगह हर प्लांट नहीं होता है, जहाँ पे जिस प्लांट के लिए उसकी कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है वहाँ पे ही वो प्लांट ग्रो करता है, तो वो उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं या वो डिस्कवर होते हैं. तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज़, जहाँ पे स्टडी करता है कि कहाँ पे कौन किस वेयर द प्लेस दे दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी. फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ. इनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोला जाता है अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को, बिकॉज दे आर द लंग्स. मीन्स क्या होता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है. तो अमेज़ॉन फॉरेस्ट इतने डाइवर्स है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पेशीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज़ एनिमल्स की भी मिलती हैं और साथ में प्लांट्स की भी बहुत डिफरेंट. और 20% ऑफ वर्ल्ड को जो ऑक्सीजन देता है वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से आता है, तो इसलिए उसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को, कि सब बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स फॉरेस्ट है. डैश इज़ द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्ले. जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है? लेस देन 0.002 मिलीमीटर. डैश इज़ द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फाइन सैंडी सॉइल. जो सैंडी सॉइल होती है तो उनके भी डायमीटर, पार्टिकल्स का डायमीटर होता है, तो वो लेस देन 0.02 टू लेस 0.20 मिलीमीटर से होता है. इतने छोटे होते हैं कि इनका मिलीमीटर में इनको हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं. आर्कटिक आउल इज़ फाउंड इन डैश रीजन. आर्कटिक आउल किस रीजन में फाउंड होता है? तो टंड्रा वेजिटेशन. आउल इज फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन. वो आर्कटिक ऑयल जो है स्नो आउल भी कहते हैं, बिल्कुल वाइट कलर का होता है. वो आर्कटिक एरिया में, बहुत ही कोल्ड एरिया में होता है. इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, स्नो वाइट कलर का. तो ये बहुत टुंड्रा वेजिटेशन मीन्स बहुत ही कोल्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड वेजिटेशन में होता है. Sequential occurrence of communities over a period of time in the same. Sequential occurrence of communities means change in the ecosystem. कि पहले जो है इकोसिस्टम में जो हम लोगों का चेंज आ रहा है वो सीक्वेंशियल अकरेंस है. कि पहले जो हमारी अर्थ स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले अर्थ में माउंटेन एरिया था, फिर धीरे धीरे सैंड सैंड क्रिएट होना स्टार्ट हुई ड्यू टू इफ़ेक्ट ऑफ वेदर का इफ़ेक्ट की वजह से, कि वहाँ पे मिट्टी स्टैंड आई, जिसकी वजह से पहले बहुत छोटे छोटे रॉक्स हुआ करते थे. फिर और ऊपर जब लैंड आई तो थोड़ी सी सैंड टाइप की थोड़ी स्मॉल पार्टिकल्स हुए और रॉक्स के. फिर और जो फिल्टर्ड उसमें जो है सैंड आने लगी, मिट्टी टाइप में आने लगी, बहुत ही ज़्यादा फिल्टर. तो ये जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड वो चेंज होता जाता है. इकोलॉजी में चेंज होने लगता है तो वो इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर एयर, लैंड एंड वाटर दैट मे और विल वेस्ट और deteriorate और आवर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉपुलेशन. जिसमें कि चेंज आने लगा, अनडिज़ायरेबल चेंज. अनडिज़ायरेबल जो हम लोग चेंज नहीं चाहते थे, विदाउट आवर विल, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर. फिज़िकली, केमिकली हमारी जब से हमारी पॉल्यूशन हम लोगों के वर्ड आया तो हमारी जो अर्थ है उसमें चेंज आने लगा है पॉल्यूशन की वजह से, जो कि फिज़िकली भी है, केमिकली भी है और बायोलॉजिकली भी है. बायोलॉजिकली मीन्स ह्यूमंस पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, केमिकल की न्यू जो है
केमिकल ये हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं वो हमारी अर्थ के अंदर, वो हम लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत बुरा फिज़िकल चेंज हम लोगों के अंदर आ रहा है, हम लोगों की बॉडी चेंज हो रही है। तो ये सब हमारी लैंड वाटर इन सब में भी चेंज आ रहा है, सब पल्यूट हो रहा है और विल वेस्ट और डिटेरिएट अवर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमारे रॉ मटेरियल जो कि वाटर हमारा मेन सोर्स था, एयर को हमारी ख़राब कर रहा है। तो ये सबको डिटोरिएट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो ये इज़ कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। तो पॉल्यूशन की वजह से हमारे वर्ल्ड पे, अर्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एलो, एगेवा, यूपोर्बिया, स्प्लेंडेंस, सेरस, मेमिलारिया आर एग्जाम्पल ऑफ सक्यूलेंट ज़ाइरोफाइट्स। सक्यूलेंट ज़ाइरोफाइट्स क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल है सक्यूलेंट ज़ाइरोफाइट्स। ये एक टाइप का प्लांट्स होते हैं जो सक्यूलेंट, डिफरेंट सलाइवा टाइप का, जैसे एलोवेरा फॉर एग्जाम्पल। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है, बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो इनको सलाइवरी जो होती स्टिकी टाइप का बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा का ले ले, तो एलोवेरा को पीस से अगर हम कट करेंगे तो बहुत ही स्टिकी टाइप का सब्सटेंस इसके अंदर आता है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये उन्हीं प्लांट्स के हैं जिनके अंदर बहुत एक्सेस ऑफ वाटर होता है और इनके स्टिकी टाइप के प्लांट्स होते हैं। फैक्ट्स: all living thing in ecosystem need energy to survive. The main source of energy for life on earth come from sun. Plant use light energy from sun to make food. अब हर इक्वल सिस्टम में हर किसी को क्या चाहिए, एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी आनी चाहिए जिसको सरवाइव करने के लिए, फॉर मेकिंग, फॉर यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो प्लांट्स के लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, सनलाइट। सब मेन सोर्स हम लोगों का क्या है एनर्जी का, सनलाइट है सबके लिए। और प्लांट्स के लिए भी मेन सोर्स है क्योंकि वो उन लोगों को हेल्प करता है टू मेक देयर फूड। ये आप लोग इसके बाद लिखिएगा, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इस्टेब्लिश्ड। इसका आंसर आप लोग अपने आप से सर्च करके लिखिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 6, jungle creatures. Jungle creatures means animals living in jungle. The jungle is an area of forest that combine warmer temperature and dense vegetation. A mature forest is one that may have very large trees and many species of plant and wildlife. जंगल क्या होता है, तो जो आर एरिया ऑफ फॉरेस्ट दैट कंबाइन वार्म टेम्परेचर एंड डेंस, जहाँ पे बहुत डेंस वेजिटेशन होता है। वार्म टेम्परेचर बहुत वार्म होता है, वेजिटेशन पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, इसलिए उस एरिया को हम लोग जंगल बोलते हैं। और मैच्योर फॉरेस्ट एरिया होता है वन दैट में हैव लार्ज ट्रीज एंड मैनी स्पेशीज ऑफ प्लांट। और फॉरेस्ट में ज़्यादातर प्लांट्स की डिफरेंट टाइप की स्पेशीज़, प्लांट्स के साथ में एनिमल्स की भी डिफरेंट स्पेशीज़ होती है। और बहुत बड़ा एरिया ट्रीज से कवर होता है, डिफरेंट लार्ज ट्रीज से। और तबकि बट जंगल में ऐसा क्या होता है, वहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, डेंस वेजिटेशन होता है, बहुत कम वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, लेकिन टेम्परेचर इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट से ज़्यादा होता है। फाइंड द नेम ऑफ 10 एनिमल इन द ग्रिड एंड सर्किल देम। मैंने टिक किया है, इनको सर्किल किया, आप लोग भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, बुक में सर्किल। साथ में मैं ये होमवर्क दूंगी कि ये जो सर्किल किया है इन वर्ड्स को, इनके बारे में एनिमल्स के कुछ ना कुछ 2 लाइन्स आप लोगों को लिखनी होंगी, तभी आप लोग को पता चलेगा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनके क्या फीचर है, कहाँ पाए जाते हैं, एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम। Fill in the blanks. On an average, a male gorilla can consume dash food in a day. अब जंगल के बारे में, डिफरेंट क्रिएचर्स के बारे में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, उनके फूड या उनकी वेजिटेशन के बारे में बताना है। ऑन एन एवरेज अ मेल गोरिल्ला क्या कितना कंज्यूम करता है, फूड लेता है 27 ऑफ kg। A tiger and dash are known to live in deep jungle. जैगुआर एक टाइप का टाइगर की तरह होता है। जैगुआर कैट स्पेशीज़ में ही आते हैं, टाइगर, जैगुआर,
और जैगवार डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्पॉट्स होते हैं, उसकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं और ये डीप जंगल में रहते हैं। डैश इज़ द ओनली स्पेशी ऑफ हर्बीवोर बियर, एक ही हर्बीवोर बियर की एक ही स्पेशी है जो कि जायंट पांडा, वरना डैश इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक वर्ल्ड का एनाकोंडा। डैश इज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 650 वोल्ट, generate electricity of 650 volt. Electric L can create electricity of 650 volt. When dash come to ground from tree, it uses its leg. Willy monkey. Koringa Wildlife Sanctuary is situated in Andhra Pradesh. इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर लिखना होगा। हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स आर देयर इन द इंडिया? अफ्रीकन लायन इज नॉट अ जंगल एनिमल। इन फैक्ट of 2000 lions that still live in the wild, only 250 to 300 endangered. Asiatic lion live in Gir jungle of India. These lions are smaller than familiar African lion which live in the savanna grasslands. अफ्रीकन लायन डिफरेंट टाइप ऑफ लायन है। जो अफ्रीका लायन उनका नेम है, वो अफ्रीका से बिलोंग करते होंगे, वो जंगल में नहीं रहते, इज़ नॉट जंगल एनिमल। इन फैक्ट 2000 ऑफ लायन आर स्टिल इन द वाइल्ड, और तब कि 2000 अभी भी लायंस वाइल्ड हैं, अभी भी हैं ओनली, लेकिन उसमें में से 250 to 300 इंडेंजर्ड हैं जो कि एशियाटिक लायन है और वो गिर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में। दीज लायन आर स्मॉलर, और एशियाटिक जो लायंस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन लायन विच लिव इन। अफ्रीकन लायन रहते हैं सावाना ग्रासलैंड्स। नाउ वी आर लीडिंग लेसन 7 आवर इन्वायरमेंट। Environment is comprised of living as well as non-living components. Our environment has undergone a great change since ancient days. Natural environment play a great role in the existence of life on earth. It helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. Environment means जो हमारी इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारी भी आसपास जो भी चीज़ें हैं जो कि लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग है जो हमसे कनेक्टेड है, विच वी आर कनेक्टेड, तो वो एक इन्वायरमेंट में आ जाती है। अवर इन्वायरमेंट हैज़ अंडरगॉन स्ट्रेट चेंजेस सिंस एशियन, और हमारी इन्वायरमेंट में जितने भी अब हमारी जनरेशन चेंज हो रही है तो हमेशा एक कुछ ना कुछ चेंज आता जा रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में फ्रॉम एशियन टाइम्स कुछ और इन्वायरमेंट थी, कुछ और ज़रूरत थी, किसी और टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन अब और डेवलप हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म ने भी अपने आप को चेंज किया, उनकी बॉडी में चेंजेस आए और वो इन्वायरमेंट हमारी एशियंट इन्वायरमेंट से बहुत चेंज थी। नेचुरल इन्वायरमेंट प्ले अ ग्रेट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जो कि नेचुरली है, उसका ग्रेट रोल है लाइफ ऑन दी अर्थ, जो अर्थ की लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ से रिलेटेड है। इट हेल्प ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड अदर लिविंग बींग्स को हेल्प करती है टू ग्रो एंड डेवलप नेचुरली, और ये एनवायरनमेंट हेल्प करती है हम लोगों को नेचुरली डेवलप करने के लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉलीथीन बैग्स, विच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, नहीं होते हैं वो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट मैंने बताया था जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो कि एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉइल एंड वाटर। प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस समथिंग, ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। डीकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करते हैं, थिंग्स विच डिकम्पोज समथिंग,
उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो डिकम्पोज करते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दैट आर एनिमल्स। Aquatic plants that are microscopic, free floating and act as a producer in aquatic ecosystem. Aquatic plants जो कि we cannot see from naked eyes, we have to see from microscope, use microscope, free floating, कहीं भी float करते रहते हैं और producer की तरह act करते हैं, जो produce the oxygen, phytoplanktons, and they are phytoplanktons. Aquatic animals that are microscopic, free floating and depend upon phytoplanktons for their food. They are dependent on them for their foods. These are called zooplanktons. इनकी नेम होता है zooplanktons. This method is used to produce biodegradable waste so that we can use material again. और जो biodegradable waste है, जो डिकम्पोज हो सकता है, उसको डिकम्पोज करके हम नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोबर गैस की तरह यूज़ करते हैं, जो सी गैस निकलती है, और भी थिंग्स को, पेपर को हम लोग रिसाइकिल करके डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड को बोलते हैं रिसाइकलिंग मेथड, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करके फिर हम लोग अगेन यूज़ करते हैं। The process in which domestic waste is converted into compost and used as manure. Domestic waste means जो हमारे डोमेस्टिक घर में जो वेस्ट निकलता है उसको कंपोस्ट और मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट मीन उसे खाद की तरह यूज़ किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है फिर से खाद की तरह यूज़ किया जाता है। इस मेथड को बोलते हैं कंपोस्टिंग मेथड। A self-sustaining functional unit consists of living and non-living component. Self-sustaining and functional unit, जो कि self-sustaining एक functional unit है जिसमें living और non-living सब आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ecosystem. Living and non-living are related with each other. They are dependent on each other. The amount of ozone in the atmosphere had dropped significantly since 1980 due to the use of synthetic chemicals. Due to the use of synthetic, हम लोग जो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर, जो हम लोगों की अर्थ को ओजोन लेयर ने कवर करके रखा है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस, सन की जो हार्मफुल रेज है उनको यूवी रेस बोलते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर टाइप की हमारी अर्थ के किनारे एक लेयर टाइप की बना रखी है ओजोन लेयर ने, जो हमारी सन की जब यूवी रेज आती हैं तो जो एक्स्ट्रा रेज होती हैं वो वापस चली जाती हैं और कुछ ही सन की जो हीट है वही अंदर आती है। लेकिन अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, कहीं से ख़त्म हो गई, तो जितनी भी सन की हार्मफुल रेज हैं वो भी अर्थ के अंदर एंटर करेंगी और उसकी वजह से हम लोगों को इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 1980 से बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप हो रही है ओजोन लेयर, क्योंकि हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं। डैमेज टू ओजोन लेयर इज़ कॉज ऑफ कंसर्न। इसका आंसर कॉपी में करना है, यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपी। नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन 8 वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनो का इरप्शंस कहाँ पे किस टाइम में वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। There are several type of volcanic eruptions during which lava, tephra, ash, lapilli, volcanic bombs and volcanic blocks, जो वॉल्केनो के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, लावा जो होता है, टेफरा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐश और लेफली, ये सब बाहर भी आते हैं वॉल्केनो के साथ में। दे आर एंड असॉर्टेड गैसेस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द वॉल्केनिक वेंट, जो उसका वॉल्केनिक होता है, जो ऊपर का वेंट होता है, जो ओपनिंग होती है, वहाँ से निकलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस आती हैं और ये लावा और टेफरा विद डिफरेंट, इन सब के साथ में आता है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है ये।
वॉल्केनिक ब्लॉक्स एंड वॉल्केनिक बॉम्ब्स की तरीके से आता है। तो ये सेवरल टाइप ऑफ इरप्शंस होते हैं। द वॉल्केनिक इरप्शन अकर व्हेन हॉट मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ वॉल्केनो। जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन क्यों अकर करता है, क्योंकि हॉट टाइप ऑफ मटेरियल जो बहुत एक्सेस हो जाता है, जब गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर आने लगती हैं। मटेरियल आर थ्रोन ऑफ वॉल्केनो से बाहर आने लगती हैं। थ्रोन आउट ऑफ वॉल्केनो मतलब कि उनको बाहर फेंका जाता है, क्योंकि एक्सेस हो जाती हैं तो उनका बाहर निकलने लगता है। सम इरप्शंस आर टेरिबल एक्सप्लोजन्स that throw out huge amount of rock and volcanic ash kill many people, while some are quiet and outflows of hot lava. सम इरप्शन से क्या होता है, टेरिबल एक्सप्लोजन होते हैं। कुछ जो है वो छोटे मोटे एक्सप्लोजन हो, टेरिबल बहुत बड़े एक्सप्लोजन होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉक और वॉल्केनिक एशेस बाहर आते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है किल मैनी ऑफ द पीपल्स एंड सम आर क्वाइट आउटफ्लो ऑफ हॉट लावा, और जिसकी ऑफ उसका रिजल्ट से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। किल मैनी पीपल एंड आउटफ्लो ऑफ हॉट लावा, जो वहाँ से बाहर आता है, हॉट लावा जो गर्म लावा आता है, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। विच आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। 3 टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस के नेम लिखने हैं यहाँ पे। विच आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। 2 मेजर जो मेन टाइप होते हैं, एक एफ्यूसिव होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है। एफ्यूसिव मीन्स बहुत छोटा जो होता है, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इट डज़ नॉट अफेक्ट मच। लेकिन एक्सप्लोसिव बहुत बड़ा तूफान होता है, एक्सप्लोजन की तरह आता है, इससे बस हॉट लावा बाहर आता है जो कि बाद में ठंडा हो जाता है। हॉट लावा एफ्यूसिव की वजह से बाहर आता है जो कि बाद में ठंडा हो जाता है। एक्सप्लोजन की जैसे एक्सप्लोजन होता है उस तरीके से एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिससे दैट अफेक्ट मैनी लाइफ्स को अफेक्ट करता है। When was the last time Kilauea volcano erupted? Kilauea volcano लास्ट टाइम कब इरप्ट हुआ था? 3 मई 2018 कब वो बाहर आया था, कब एक्सप्लोजन हुआ था किलुवेया वॉल्केनो का। तो वॉल्केनो इरप्टेड ऑन 18th May 1918 is one of the most violent volcanic eruption recorded in North America. 18 मई 1980 में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ पे इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा जाने गई थी। तो वो इरप्शन था माउंट सेंट हेलेंस, विच इज़ हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप। यूरोप का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एटना, एंड माउंट एटना इज़ सिचुएटेड इन कहाँ पे, इटली में है, ये इटली की एक सिटी में है। विच इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का वॉल्केनो है उजॉस डेल सेलाडो। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ अमेरिका इज़ ओजिस डेल सलाडो, और कहाँ पे, चाइल अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। विच इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। इंडिया का हाईएस्ट वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, जो वो है अंडमान निकोबार सी में। द कंट्री हैज़ मोस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया इज़ द ओनली कंट्री जिस है most of the volcanoes in the world, जैसा highest volcano। Which volcano in Indonesia erupted in 1883? That was Krakatau, and city is Caldera. How many people were killed in Indonesia in 1883 due to volcanic eruption? कितने पीपल्स की डेथ हुई थी वहाँ पे, कितने लोग मरे थे? That was 36,000 people. Which planet is famous for highest volcano in solar system? तो planet जहाँ पे highest volcano है, सबसे बड़ा volcano है solar system का, that is Mars. Mars में सबसे ज़्यादा volcano है, और उस volcano का नाम है ओलिमस मोन्स।
विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है ओलिम्पस मून्स 20। द इरप्शन ऑफ काराकटाऊ वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेडली वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जब इरप्ट हुआ था काराकटाऊ, वो सबसे बड़ा डेडली इरप्शन था, क्योंकि उससे पहले आज तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसकी वजह से। इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट मोर देन 36,000 पीपल किल्ड, और उसकी वजह से 36,000 लोगों की डेथ हुई। द वॉल्केनिक एशेज रोज टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक उसकी एशेज, जो धूल होती है, ऐश होती है, वहाँ तक गई थी। ब्लॉकिंग द सन एंड प्लंजिंग द सराउंडिंग रीजन इनटू द डार्कनेस फॉर 2.5 डेज। जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हीट होती है, बहुत ज़्यादा ही, इतना बड़ा इरप्शन हुआ था, इतना ज़्यादा क्लाउडी सीन हो गया था कि इतना ज़्यादा गैसेस ने पूरी आसमान को, पूरे स्काई को कवर कर लिया था। इसकी वजह से कि 2.5 डेज तक पूरी डार्कनेस रही वहाँ पे, और इतनी हाइट तक वो गया था एशेस, 80 किलोमीटर तक। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए, जितने अभी मैं होमवर्क दूंगी, इन सारे चैप्टर्स को कॉपी में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद मैं एक एक्टिविटी भी दूंगी, जैसे हर वीक देती हूँ, उसको भी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को बुक में कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आई होप समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। ओके, थैंक यू।